अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत से मुझे मैसेजेस किए, और जो छोटा सा एक काम मैंने करने की कोशिश की थी कि दिवाली से पहले हिंदू कम्युनिटी के कुछ बच्चों को जो है दिवाली की शॉपिंग करवाई जाए। उसके लिए लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने सब मैसेजेस किए और काम को पसंद किया। मेरी कोशिश है कि हिंदू कम्युनिटी की जितनी ज़्यादा मैं मदद कर पाऊँ वो मैं कोशिश करूँगी, जितना मुझ में है, जितना बस मेरा चला या जितना मैं अफ़ोर्ड कर पाई, मैं बिल्कुल उनकी मदद करूँगी। और साथ-साथ जब कोई फेस्टिवल होगा तो उस पर भी उनसे कॉन्टैक्ट रहेगा, और आपको भी मैं पिक्चर्स शेयर करती रहूँगी ताकि आप मुझे एडवाइस भी कर सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं कि मज़ीद क्या होना चाहिए। ख़ैर बहरहाल बच्चों ने बड़ा एन्जॉय किया और वो शॉपिंग मॉल में गए, और उसके अलावा में एक आध मार्केट में और भी ले गए, इसलिए कि शॉपिंग मॉल में सारी शॉप्स हमें नहीं मिल रही थी, या स्पेशली जो गर्ल्स के ड्रेसेस थे वो वहाँ पर उनको नहीं पसंद आए। फिर हम उन्हें एक दूसरी मार्केट है F10 में, हम वहाँ पे ले गए और वहाँ जाकर उनको कुछ ड्रेसेस पसंद आए और तीनों बच्चियों ने अपने ड्रेसेस ले लिए। हाँ, बॉयज़ वर ईज़ी, उनको जो है वो मॉल में ही अपने ड्रेसेस भी पसंद आ गए थे, और शूज़ भी उन्होंने फिर ले लिए थे आराम से। लेकिन लड़कियाँ तो भई बहुत प्रॉब्लम होती है लड़कियों को। मुझे खुद भी, जैसे मैं अगर जाऊँ एज़ अ फीमेल, मैं भी अगर ड्रेस कोई लेने जाऊँ तो वाक़ई में मैं बहुत टाइम लगा देती हूँ। तो फिर यही हुआ कि बहुत टाइम वहीं लग गया। पहले उनको मैंने घर बुलाया था, घर बुला के फिर हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट थी, वो खाया पिया, बातें की, और उसके बाद हम लोग गए और हमने शॉपिंग की और बहुत मज़ा आया। सब बच्चे बहुत खुश थे, और आई होप कि ये लोग खुश रहें, हिफाज़त से रहें और अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करें, और यकीनन आगे एजुकेशन वग़ैरह में भी मैं ज़रूर पता करती रहूँगी उनको कि, और मैंने उन सबको अपना विज़िटिंग कार्ड भी दे दिया है। इन केस कभी भी उन्हें किसी किस्म की ज़रूरत पड़े या कोई हेल्प चाहिए हो मुझसे, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहरहाल आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप सबने इस काम को एप्रिशिएट किया। हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे पास जी पहली न्यूज़ है जी, पीटीआई के सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब को जो है एफआईए ने अरेस्ट कर लिया है, और कहा यही जा रहा है कि आज़म खान स्वाति साहब ने ट्विटर के ऊपर कोई ट्वीट लगाई थी जो कि आर्मी के खिलाफ थी या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थी, और उसके ऊपर उनको अरेस्ट किया गया। जैसे कि सभी जानते हैं आजकल इमरान खान की पार्टी के लोग जो है वो गले फाड़ फाड़ के एस्टेब्लिशमेंट को कोस रहे हैं, उसी एस्टेब्लिशमेंट को जो उनको लेकर आई थी, और वही एस्टेब्लिशमेंट जिसने उनको टाटा बाय बाय कर दिया। तो बहरहाल आज़म खान स्वाति साहब जो हैं वो आज अरेस्ट हो गए हैं, वो और अभी वो अरेस्ट ही है, और उनको अभी छोड़ा नहीं गया। कहा यही जा रहा है, पीटीआई के डिफरेंट लोग जो है, चाहे वो फवाद चौधरी हों या कोई और उनके लीडर हो, असद उमर साहब, सभी शोर मचा रहे हैं कि जी ये क्या हो गया, उनको क्यों अरेस्ट किया गया है, और इसी किस्म की बातें की जा रही हैं। लेकिन उस वक्त खान साहब को कोई परवाह नहीं थी, जब वो खुद यही बातें किया करते थे, और वो खुद जब गवर्नमेंट में थे और उन लोगों को अरेस्ट कर लिया करते थे जो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करता था, या जो इमरान खान को कुछ कह देते थे। बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हो जाती है, बात हम आगे करेंगे इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब जो आजकल पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो जी अमेरिका गए हैं, और ज़ाहिर है अमेरिका अगर वो गए हैं तो यकीनन उन्होंने वहाँ पर आईएमएफ और इसी किस्म के जो इदारे हैं उनसे बातचीत करनी है। लेकिन वहाँ जाते ही हुआ ये कि एयरपोर्ट पर ही पीटीआई के सपोर्टर्स उनको मिल गए, और जिस किस्म की ज़बान इमरान खान के सपोर्टर्स इस्तेमाल करते हैं वो आप सब जानते ही हैं, हम उस पर तो कुछ कह नहीं सकते और ना ही आपको दिखा सकते, इसलिए कि इंतहाई अजीब किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई और खूब बुरा भला कहा गया दोनों तरफ से। इसहाक डार साहब के साथ जो लोग थे उन्होंने भी पलट के उसी तरह से जवाब दिया जिस तरह की लैंग्वेज इमरान खान के सपोर्टर्स इस्तेमाल कर रहे थे। बहरहाल थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, और कम अज कम
किसी दूसरी कंट्री में जब ये लोग होते हैं, स्पेशली पीटीआई के सपोर्टर्स, तो उनको अपनी ज़बान को कंट्रोल रखना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और जी हम आपको बता दें, हरीम शाह जी एक टिकटॉकर हैं और बड़ी मशहूर हुआ करती थी एक ज़माने में जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी। उस वक़्त वो पीएम हाउस हो, चाहे पीएम ऑफिस हो, चाहे शेख रशीद हो, चाहे फवाद चौधरी हो, चाहे कोई हो, सबके साथ नज़र आया करती थी, सबके साथ हरीम शाह की पिक्चर्स हम देखा करते थे और उनकी तरह-तरह की वीडियो लीक्स भी हुआ करती थी। तो मैं उन्हीं हरीम शाह की बात कर रही हूँ, जिनके स्कैंडल्स जो हैं वो ना सिर्फ़ ये कि पीटीआई के हर मेंबर के साथ बने हुए थे, जितने लीडर, चाहे वो शेख रशीद साहब हो, चाहे इमरान खान नियाज़ी हों, सबके साथ हरीम शाह की पिक्चर्स और वीडियोज़ जो हैं वो काफ़ी वायरल थी एक ज़माने में। और मेरे ख्याल है कोई 1 डेढ़ 2 साल पहले जो है बहुत शोज़ भी इसके ऊपर किए जाते थे, इंडियन टीवी के ऊपर भी, कि जी हरीम शाह ने ये कर दिया, हरीम शाह ने वो कर दिया। तो बहरहाल मैं आपको ये बता रही थी कि जी हरीम शाह का कहना है कि उनकी जान को खतरा है और इसके लिए हरीम शाह ने जो है वो सिक्योरिटी मांग ली है। अब देखते हैं कि उसको सिक्योरिटी मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन कुछ टाइम पहले अगर मुझे याद है तो मेरे ख्याल है इमरान खान साहब ने भी कहा था कि उनकी जान को खतरा है और उन्होंने भी जो है, उनकी सिक्योरिटी तो खैर बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी खान साहब की उसी वक्त, और खान साहब का भी कहना था कि मेरी जान को खतरा है। अब हरीम शाह कह रही है मेरी जान को खतरा है, लेकिन ये दोनों ये नहीं बता रहे कि आखिर इनकी जान है कौन। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जी बात करेंगे, थोड़ा हम आगे अगर जाएंगे, अब हमारे पास जो अगली न्यूज है वो भी इमरान खान साहब को ही लेकर है। और खान साहब की पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। ये सारे चोर जमा होके हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये मुझे और मेरी पार्टी को किसी तरह पब्लिक की नजर में गंदा करें। और वो क्या कर रहे हैं? गंदी गंदी वीडियो तैयार कर रहे हैं, गंदी गंदी वीडियो, वो डीप फेक वीडियोस मैं भी आपको दिखाऊंगा। वो घर में बैठ के नई टेक्नोलॉजी के जरिए गंदी वीडियोस और फिर टेप्स दिखा रहे हैं, ऑडियो टेप्स। जी, ये थे इमरान खान नियाज़ी और ये कह रहे थे कि इमरान खान की गंदी-गंदी वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। गंदी-गंदी वीडियोज़ क्या होती हैं? मतलब खान साहब ने नहाया नहीं है, खान साहब ने कपड़े गंदे पहने हुए हैं, खान साहब ने दाँत ब्रश नहीं किए हैं। कौन-सी ये क्या होती हैं? ख़ैर ये तो खान साहब ही जानते होंगे कि ये गंदी-गंदी वीडियोज़ कौन-सी हैं, लेकिन ख़ैर जो भी हैं, जब आएँगी तो हम आपको नहीं दिखाएँगे। इसलिए कि ज़ाहिर है गंदी-गंदी वीडियोज़ हम नहीं दिखाते और ना ही हम देखते हैं। मगर इमरान खान का कहना है कि उनकी इस किस्म की वीडियोज़ बनाई जा रही हैं और कौन बना रहा है? उनका इशारा दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, इसलिए कि ज़ाहिर है इस तरह की बातें या इस तरह की जो वीडियोज़ बनाई जाती हैं और जो ऑडियो भी खान साहब कह रहे हैं, तो उसके लिए जो महारत चाहिए होती है वो आम ब्लडी सिविलियंस में तो होती नहीं है। मगर खैर खान साहब आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि आपकी वीडियो बन जाए? लेकिन खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है और इमरान खान साहब हमें मज़ीद क्या बताते हैं। इमरान खान की जी ट्यूसडे तक के लिए ज़मानत मंज़ूर हो गई है और यानी कि ट्यूसडे तक जो इमरान खान साहब जिन्हें अरेस्ट किए जाने की वारंट निकल आया था, क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो राना सनाउल्लाह जो होम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ वारंट निकाल रहा है। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इमरान खान की वो जो है उन्होंने कहा है कि जी जाइए और जाकर इमरान खान को अरेस्ट कीजिए, यानी फेडरल गवर्नमेंट इमरान खान नियाज़ी को अरेस्ट करने के लिए घूम रही है और पंजाब गवर्नमेंट होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह को ढूंढ रही है कि कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। और दोनों किसी के हाथ नहीं आ रहे, यानी दोनों का वही हाल है कि इनको ढूंढने के लिए 11 मुल्कों की पुलिस घूम रही है, लेकिन कोई भी हाथ नहीं आ रहा। बहरहाल देखते हैं आगे, हम देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन हम आपको साथ-साथ ये बता दें कि जी शहबाज शरीफ साहब का कहना है, जो कि आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जी सर्दियों में सुई गैस या जो चूल्हे में जो गैस आती है उसकी लोड शेडिंग होगी, तो यानी कि पब्लिक तैयार हो जाए। ये खुशखबरी जो है ये शहबाज शरीफ साहब दे चुके हैं कि सर्दियों में सुई गैस की लोड शेडिंग होगी, जैसे कि गर्मियों में इलेक्ट्रिक की होती है और लोग पंखा, एसी, लाइट्स कुछ भी नहीं जला पाते। तो अब सर्दियों के लिए भी ये खबर
शहबाज शरीफ साहब ने दे दी है। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी कर दिया गया है। अदालत ने कह दिया है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इमरान खान साहब का कहना है कि जी 3.5 साल गवर्नमेंट मेरी थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। यानी कि ये तो वही बात हो गई ना कि मैं प्यार हूं किसी और का, ये चाहता कोई और है। तो कोई इसी किस्म की बात इमरान खान के साथ भी हुई होगी कि बैठे तो वो होंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन खान साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट किसी और की थी। भला किसकी थी? आप लोग समझ गए ना? बिल्कुल। मैं भी समझ गई हूँ, लेकिन नाम नहीं लूंगी क्योंकि अभी उनके 1-1.5 महीना रहता है रिटायरमेंट में ना, तो खामखी माइंड ही ना कर जाए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं जी, और हम आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि क्योंकि मेरी हुकूमत थी लेकिन मेरा कोई बस ही कोई नहीं चलता था, इसलिए मैं कोई काम भी नहीं कर पाया। ये और बात है कि चाहे वो बीआरटी का मंसूबा हो जिसमें खान साहब ने करोड़ों बल्कि अरबों रुपए कमाए और खा गए, वो इमरान खान के टाइम में हुआ। इसके अलावा कई करप्शन केसेस, आमिर कियानी जो इमरान खान के बड़े चहीते हैं, मेडिसिन में उन्होंने बहुत कमाया और खान साहब ने उन्हें खुल के कमाने का मौका दिया। इसके साथ साथ फैसल वाउडा जो कि झूठे केस में थे, कि उन्होंने यानी उनके ऊपर जो केस बना हुआ था वो यही था कि फैसल वाउडा ने झूठ बोला था कि उन्होंने अमेरिकन नेशनलिटी छोड़ दी है, जबकि ऐसा नहीं था। और इसी किस्म के कई केसेस खान साहब के टाइम में हुए, लेकिन खान साहब मान नहीं रहे और खान साहब उससे साफ मुकर गए। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चलें कि जी इंडिया से जो है वो मॉस्किटो नेट यानी कि मच्छरदानी जो है वो खरीदने की बात हुई है, और तकरीबन 62 लाख जो है उसका ऑर्डर दिया गया है। और मिड नवंबर तक उम्मीद है कि पाकिस्तान को ये मच्छरदानी यानी कि मॉस्किटो नेट्स जो है मिल जाएंगी। जाहिर है कि आप तो जानते ही ना, साला एक मच्छर, ठीक है ना? वो फिल्म का डायलॉग तो आपको याद ही होगा ना, कौन सा उसमें नाना पाटेकर थे जो कहते थे साला एक मच्छर। अब आगे मैं नहीं कुछ बोलूंगी, लेकिन आप लोग अकलमंद हैं और अगर नहीं है तो वो पिक्चर देख लिएगा जाके, उस पिक्चर का नाम भी मुझे याद नहीं है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान से बहरहाल अगर ये बात शुरू की है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी भारत से हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जिसे कहना चाहिए कि ट्रेड ओपन करने की कोशिश करेंगे। वैसे हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो साफ इनकारी हैं और उनका कहना है कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया पाकिस्तान दोनों के बीच के रिलेशंस कुछ ऐसे हैं कि कभी भी कुछ हो सकता है, तो इसलिए हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं। साथ साथ जी 2 लाख किलो गोल्ड, जी हाँ 2 लाख किलो गोल्ड भारत लेगा यूएई से, यानी कि सोना ही सोना होगा। और इतना सोना लेके करेंगे क्या, ये एक अलग कहानी है कि इतना गोल्ड लेकर क्या करने वाले। मगर ये जरूर है कि जी ये इतना गोल्ड जो है वो यूएई से इंडिया लेने जा रहा है। और उसके बाद जाहिर है कि उससे जैसे सभी जानते हैं कि जितना गोल्ड होता है कंट्री के पास उतनी ही करेंसी जो है वो प्रिंट की जा सकती है। तो यकीनन कोई इसी किस्म का आगे प्लान होगा। खैर हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। इमरान खान की हुकूमत 5 साल टिका के लगाएगी। और एक जुमला रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं तारीख का, चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। अदम एतमाद का शौक है, आप पूरा कर लें, आपको शिकस्त होगी। 50 दिन की अपोजिशन की सियासत है, 12 से 13 बंदे कम ना निकले अदम एतमाद में, तो मेरा ये इंटरव्यू आप दिखा दें। तहरीके अदम एतमाद नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है। 172 आदमी इसका को बड़ा भी नहीं इकट्ठा कर सकते। जी ये थे शेख रशीद साहब, और इसी किस्म की स्टेटमेंट शेख साहब दिया करते थे जब इमरान खान के खिलाफ बात की जा रही थी कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने जा रहे हैं। तब शेख साहब जो थे वो बड़े चौड़े हुए थे और उनका ख्याल था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो कभी कोई भी नहीं कर सकता, कोई बड़ा भी नहीं कर सकता। कोई बड़ा वैसे किसको कह रहे थे, बाजवा साहब को कि पता नहीं किसको, लेकिन खैर जिसको भी कह रहे थे, शेख साहब का ये दावा गलत साबित हुआ और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ भी और इमरान खान साहब गए भी। यहाँ से हम आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाएंगे और हम कुछ बातें हिस्ट्री की भी यहाँ पे करना चाहेंगे कि आपको हल्का, वैसे तो बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं जिनको मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को पाकिस्तान की जो कहना चाहिए डिक्टेटरशिप वाली हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री जहाँ पे फौजी हुकूमतें रही, कौन लाया कौन गया, वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी। हाँ जी, सबसे पहले हम आपको बता दें
पाकिस्तान में 4 बार माशाल्लाह लगा, ये तो सभी जानते हैं, वैसे उसके बाद भी लगा लेकिन मानते नहीं, जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, ये और बात है। लेकिन खैर जिस वक़्त हम मानते भी हैं और जानते भी हैं, उसमें जो ये 4 लोग थे, यानी कि आप देख सकते हैं अय्यूब खान, याह्या खान और ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ। अब जी मैं आपको बताऊं कि जी जो याह्या खान साहब थे, तो याह्या खान की गवर्नमेंट जो थी वो 1950 सॉरी अय्यूब खान की 1958 की थी। उसके बाद जी आए याह्या खान, और याह्या खान जो है उनकी रही 1966 से लेके 71 तक। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अय्यूब खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जी, तो मैं यहाँ से आपको ये बताती चलूँ कि जो यानी कि अय्यूब खान साहब थे, उनको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उनको डैडी कहा करते थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में जब भी कोई गवर्नमेंट आई है, सिविलियन गवर्नमेंट यानी जब भी कोई आई है, तो वो यकीनन यानी यकीनी तौर पे किसी न किसी फ़ौज के सहारे ही आगे आई है। और भुट्टो साहब जो हैं वो या अय्यूब खान साहब को डैडी कहा करते थे। उसके बाद जी गवर्नमेंट आई याह्या खान की। याह्या खान साहब जो हैं वो तकरीबन 1971 तक रहे, और 1971 के बाद जो है इनकी गवर्नमेंट खत्म हुई। वो आपको आप जानते हैं ना, वो जो वॉर लड़ी थी जिसमें हमने छक्के छुड़ा दिए थे इंडिया के, जो हम कहते हैं, और जो बांग्लादेश बन गया था जिसमें साजिश हुई थी हमारे खिलाफ, और हमने हथियार नहीं डाले थे, ना ही हमने फिल्म पाकिज़ा देखने का कहा था। ऐसा सब कुछ हुआ था। खैर तो मैं आपको ये बता रही थी कि जी उसमें उस वॉर के बाद जो है ये सीन बना। उसके बाद जी जब वो चले गए, यानी कि जब याह्या खान चले गए, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लेकर आए किसको भला? ज़ियाउल हक को। और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को जब वो लेकर आए, तो उसके बाद ये हर बार मैं ये बता दूं कि हर बार जो सिलेक्शन था ऑलमोस्ट वैसा होता था हमारे आर्मी चीफ का, कि उससे पहले जो सीनियर्स होते थे उनको छोड़ के पीछे वाले किसी को, मतलब उनसे थोड़े से रैंक्स या थोड़ा जिनको कहना चाहिए जिनके नंबर पीछे होते थे, उनको आगे लाके अक्सर आर्मी चीफ बनाया गया। तो जी ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो है वो बना दिया एक बार फिर, जो जिसे मैं आपको बता रही हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बना दिया ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ। और फिर आप सब हिस्ट्री जानते ही हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लगाई गई फांसी, जेल में डाला गया, और इस तरह से वो कहानी हो गई खत्म। उसके बाद जी हम आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं नवाज शरीफ साहब पे। नवाज शरीफ साहब लेकर आए जनरल परवेज मुशर्रफ को। जी हाँ, मुशर्रफ साहब के लिए भी यही कहा जाता है कि उनके भी जो है उनका नंबर नहीं था, लेकिन खैर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं जी नहीं, मैंने तो इसी को लाना है, तो वो आगे आर्मी चीफ बन के। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, यहाँ तो जी हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, लेकिन आप जानते ही हैं उसके बाद कितनी देर तक एक हंगामा मचा रहा। और उसके बाद 12 अक्टूबर जिसको बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है, हमारे सेलिब्रेट से मेरा मतलब है उसकी याद में बहुत सारे शोज किए जाते हैं, बुरा भला ही कहा जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो हमारे जर्नलिस्ट, जो हमारे जो एनालिस्ट हैं, और जितने तजियाकार हैं जो इसके बारे में बात करते हैं हमारे यहाँ के डिक्टेटरशिप पे, वो कभी अय्यूब खान का नाम नहीं लेते, याह्या खान का नाम नहीं लेते, वो कभी ज़ियाउल हक के बारे में इस कदर सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। ज़ियाउल हक जिसने कि पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अफगान मुहाजिरीन को यहाँ पर लेकर आ गया, अफगानिस्तान में किलिंग्स की, इसके अलावा फ़लस्तीन में लोगों को मारा, और कितने ही चीज़ों के इल्ज़ामात और कितनी ही चीज़ों के ज़िम्मेदार ज़ियाउल हक को समझा जाता है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और उसके बाद सब पहुंच जाते हैं जी पर जनरल परवेज मुशर्रफ पे। मैं मुशर्रफ साहब का साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि जब आपने डिक्टेटरशिप को गलत कहना ही है तो फिर सबकी ही कहिए ना, सभी की बात कीजिए। सिर्फ और सिर्फ मुशर्रफ को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है? खैर इसके बहुत सारे रीजंस हैं, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उसकी एक वजह ये भी है कि इनमें से कोई पठान था तो कोई पंजाबी था, लेकिन मुशर्रफ जो था वो महाजिर था। इसकी एक रीज़न ये भी दिया जाता है कि शायद इसकी ये वजह ये रही हो जिसकी वजह से मुशर्रफ को ज़्यादा सख्त अल्फाज का सामना करना पड़ता है। मगर खैर हम आपको ये बता रहे थे कि उसके बाद जी आए परवेज मुशर्रफ 1998 में।
جو ہے پرویز مشرف کی طرف سے جو ہے وہ ایک طرح سے کہا گیا ان کو آرمی چیف بنائے گیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اور نواز شریف صاحب کو ملک چھوڑ کر 10 سال کے لیے باہر جانا پڑا اور حکومت پہ قبضہ کر لیا پرویز مشرف نے۔ اس کے بعد جی پھر کہانی تھوڑی آگے بڑھتی ہے، اور پھر جی یہاں سے ڈکٹیٹرز جو کہلاتے ہیں بیسیکلی ان کی تو کہانی ختم ہو گئی۔ لیکن ہم جب آگے میں بڑھتے ہیں اور ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آئے جی دوبارہ سے نواز شریف صاحب، اور نواز شریف صاحب نے آ کر جو ہے وہ لے کر آئے، آپ جانتے ہی ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، اور باجوہ صاحب کے آنے کے بعد نواز شریف صاحب پہلے آؤٹ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، بغیر کوئی رن کیے نواز شریف صاحب گئے۔ اس کے بعد جی نواز شریف صاحب کے بعد آئے شاہد خاقان عباسی، جی ہاں شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں پھر ان کو بھی پرائم منسٹر بنایا گیا۔ شاہد خاقان عباسی کے بعد جی نمبر آیا عمران خان کا۔ عمران خان بھی جو ہے وہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کلین بولڈ ہو گئے، اور عمران خان کے بعد آئے شہباز شریف۔ یعنی کہ اکیلے باجوہ صاحب کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ جتنے دن ابھی تک آرمی چیف رہے ان کے ٹائم میں کم از کم 4 پرائم منسٹر جو ہیں وہ دائیں بائیں ہو گئے، اور میں تو بس یہی بتا رہی تھی اور تو کچھ نہیں ہے، باجوہ صاحب سے اچھا تو کوئی بندہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ باقی سب تو جی ایک ایک پرائم منسٹر جو ہے نا ان کو بھگت کے نکلے، لیکن باجوہ صاحب جو ہے نا وہ جی الحمدللہ ابھی تک 4 پرائم منسٹر بھگتا چکے ہیں، اور اگر ابھی آگے انہوں نے ایکسٹینشن لے لی تو میرا خیال ہے کوئی 5واں بھی آ ہی جائے گا۔ اب اس طرح سے تو نہ ہی دیکھیں باجوہ صاحب تو اچھا ہے، لیکن خیر میں بس یہی بتا رہی تھی، صرف فضول کی باتیں کرنے کی تو مجھے عادت ہے نہیں، تو انہیں صرف یہ ہسٹری بتا رہی تھی کہ جب سویلین گورنمنٹ کا کوئی بھی پرائم منسٹر آرمی چیف لگاتا ہے اس کے بعد بس پھر وہ 9 تو 11 ہی ہو جاتا ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کا جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے یا پاکستان میں جب بھی سلیکشن ہوتی ہے آرمی چیف کی تو اس کے لیے پرمیشن ہمیں امریکہ سے لینی پڑتی ہے، وہاں جا کے پوچھنا پڑتا ہے کہ بتاؤ جی بتاؤ کس کو لگانا ہے۔ تو یہی پوچھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ باجوہ صاحب بھی گئے ہیں اور وہاں سے کسی کا نام اوکے کرا کر آ گئے ہیں، لیکن ہماری جو سویلین گورنمنٹس آتی ہیں ان کو یہی یقین ہے کہ نہیں آرمی چیف ہم ہی سلیکٹ کرتے ہیں، ہم ہی لگاتے ہیں اور ہم ہی ہٹاتے ہیں، لیکن ایسا کچھ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، چاہے ان کے بعد آنے والے نواز شریف ہوں، چاہے اس کے بعد بے نظیر بھٹو ہوں، چاہے اس کے بعد دوبارہ نواز شریف صاحب ہوں، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب ہوں، چاہے شاہد خاقان عباسی ہوں، یا کوئی بھی جو لوگ آتے رہے اور جاتے رہے، اور جب جس نے بھی آرمی چیف سلیکٹ کیا اس کے بعد مٹر ہی چھیلے اس نے اور تو کچھ نہیں کیا۔ تو میں یہاں سے چلتی ہوں اس لیے کہ میں تھک گئی ہوں اور مجھے خود نہیں پتا میں کیا بول رہی ہوں اس وقت۔ تو آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیں لکھنا نہ بھولیے گا کہ اور کون سے ٹاپکس ہیں جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ماہرانہ رائے دوں، میں میری ایکسپرٹ اوپینین آپ کو چاہیے تو وہ ضرور آپ مجھے بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور ہم بالکل دیوالی پہ بھی شو کریں گے، اور دیوالی کا فنکشن ہم بہت طریقے سے منائیں گے، زبردست طریقے سے منائیں گے، اور اس میں آپ سب کو ہم شامل کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تھینک یو۔